नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में मदरसों को लेकर माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। दरअसल सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि सूबे में 1000 या 2000 नहीं बल्कि 7500 से भी ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के ही संचालित हो रहे हैं। ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। जानकारी के मुताबिक जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है वहां 16 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब ये मदरसे मान्यता प्राप्त ही नहीं है तो लंबे समय से ये संचालित कैसे हो रहे हैं, इनकी पहले कभी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई, मान्यता देने वाले अधिकारियों ने कभी कोई सर्वे और दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं कराई। इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब हजारों मदरसों की मान्यता ही नहीं है तो वहां बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा। वहीं इन गैर मान्यता वाले मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य का क्या होगा। अब इन्हीं का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे मदरसों का मकड़ जाल में। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जारी सियासत के बीच मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के मुताबिक सूबे में करीब 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, जबकि मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16000 से अधिक है। सर्वे का काम जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में हुआ। अब सभी जिलों के डीएम अपने जिले की जो मदरसे हैं उनके बारे में उसको जानकारी देंगे और उसके बाद शुरू होगा अगला कार्यक्रम। 15 नवंबर तक संबंधित विभाग को सौंपेंगे। सबसे ज़्यादा और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। यहाँ बिना मान्यता के संचालित मदरसों की संख्या 550 से अधिक है, जबकि बस्ती में 350, लखनऊ में 100, प्रयागराज में 90, आजमगढ़ में 95, मऊ में 90 और कानपुर में 85 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि बिना मान्यता के इतनी बड़ी संख्या में मदरसे संचालित हो कैसे रहे थे और इनकी पहले कभी जांच क्यों नहीं हुई। इसके अलावा एक और जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। अब जनता मांगे जवाब में इसी को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने क्या कहा। सर्वे से किसी की वैधता अवैधता की चुनौती नहीं है। ऐसा कोई मदरसे अवैध नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं, कोई मदरसे फर्जी नहीं है। बहुत दिनों से 7 सालों से करीब जो है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड किसी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है। इस वजह से मदरसों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में जो हमें 15 नवंबर तक जब सर्वे की रिपोर्ट्स मिलेगी उसके बाद उन मदरसों को भी मदरसा बोर्ड से जोड़ करके उनको देश और समाज की मुख्य धारा में उनके बच्चों को लाकर उनका बेहतर हम विकास करने वाले हैं। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं बीजेपी नेता शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हैं। शिल्पी जी, आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार साहब। अहिरवार साहब, आपका स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर मौलाना एजाज अतहर जी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा स्टूडियो मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, आपको मेरी आवाज आ रही? एकदम आ रही है आपकी आवाज, धन्यवाद। चलिए शबनम जी, अभी तक ठीक है, मान लेते हैं अभी जांच हुई है, 7500 जो मदरसे हैं उनको मान्यता नहीं है, लेकिन इसके पहले 5 साल तक आपकी ही सरकार थी। उस दौरान जांच क्यों नहीं कराई गई? जब आए थे शुरू में जांच करा लेते। बाद में मुद्दा उठता है, 1.5-2 महीने 3 महीने पहले मुद्दा उठता है कि मदरसों में जिहाद सिखाया जा रहा है, दूसरी तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तब जाके ये आप लोगों ने जांच कराई। त्रिपाठी जी, सबसे पहले ये बताऊं कि जब पिछले 5 साल हमारी सरकार थी तो ये लगातार सरकार ने ये आदेश दिए थे कि जो भी अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तत्परता के साथ कहा गया था और इसमें लंबा समय दिया गया।
उसके बाद जब सरकार ने मदरसों का सर्वे करने का किया, तो इस सर्वे को लेकर भी काफी बवाल उठा। काफी संगठन या विपक्षी पार्टियों ने इस बात को सोचा कि मदरसे पर प्रहार हो रहा है, मदरसे को बंद करने की बात की जा रही है। पर सरकार ने फिर तकरीबन मुझे लगता है 16 बिंदुओं का एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें बताया कि वो मदरसे को किस तरीके से मजबूती देने के लिए ये सर्वे करा रहे हैं। जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको निकाला जाएगा और 7,500 मदरसे ऐसे थे जो कि अनरजिस्टर्ड पाए गए, और उन अनरजिस्टर्ड मदरसों को जगह जगह से फंड मिलते हैं। सर्वे के दौरान इस बात की जानकारी ली गई कि इन फंड को हकीकत में कहाँ खर्च किया जा रहा है। जो मदरसे चल रहे हैं, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उन मदरसे में किस तरीके से जो सरकारी फंड हो या अन्य स्थानों से फंड आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा के लिए हो रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं की जानकारी सर्वे में ली गई है। जी। जो अनरजिस्टर्ड मदरसे पाए गए हैं, अब उन्हें तत्काल रजिस्टर करने के लिए भी सरकार कहेगी। अगर उस पर भी वो कागजात तैयार करके सरकार को नहीं देंगे तो सख्त कार्रवाई के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। पर मदरसे का सर्वे का ध्येय केवल यही है कि चाहे मदरसे में जाते हो बच्चे या स्कूल में जाते हो, चाहे किसी कौम के बच्चे हो, उनकी शिक्षा पे सरकार बहुत मजबूती से ध्यान देना चाहती है। क्योंकि अगर हम धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत से स्थान हैं, लेकिन आज के युग में कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ मदरसे के बच्चों को जोड़ने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि वो भी उस तरीके की अपनी जीवन शैली बना सके, अपने लिए सही रोजगार ढूंढ सके, अपना सही स्थान जो उनके ख्वाबों में हो वहां तक वो पहुंच सके। क्योंकि धार्मिक शिक्षा अगर जरूरी है तो एक व्यवहारिक शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है, जो मुख्य धारा के तमाम कौम के लोग लेते हैं, तो इस समुदाय के लोगों को भी लेने की जरूरत है। बिल्कुल सबनम जी, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है, शिल्पी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये उठ रहा है कि जो चेयरमैन साहब है इफ्तिकार साहब, उन्होंने कहा है कि 7 साल से आप सरकार ने किसी को मान्यता ही नहीं दी और बच्चे बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मदरसों की संख्या बढ़ रही है। एक दूसरा, इस स्थिति में अगर गैर मान्यता प्राप्त है, आप उनको सख्त से सख्त कार्रवाई अगर करेंगे तो जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कोई भी शिक्षा का ले रहे हो, उनके भविष्य का क्या होगा? 7,500 में कितने बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे अगर ये कहते हैं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार कर नहीं रही थी, मुझे जहां तक जानकारी, और उन्हें भी जानकारी होगी कि सरकार लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए कह रही थी कि जिनका अनरजिस्टर्ड है वो रजिस्टर कराएं अपने मदरसे को। और इस बात पर भी सरकार ने रोष जताया है कि लंबे समय से ये मदरसे चलते रहे, इन्हें रजिस्टर क्यों नहीं कराया गया। वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर करने की बात लगातार सरकार ने अखबारों और प्रिंट मीडिया में भी इस बात को हम सभी ने सुना है। दूसरी बात, अभी जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उन्हें फिर से रजिस्टर करने के लिए फिर से उन्हें हिदायत दी जाएगी ताकि वो रजिस्टर कराएं। लेकिन जो अवैध रूप से चला रहे हो, क्योंकि सारे अनरजिस्टर्ड को हम अवैध नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो वैध होगा, और फिर भी जो कागजात नहीं दे पाएंगे वो अवैध कहलाएंगे, और उन अवैध पे सख्त कार्रवाई होगी। वही तो मैंने कहा, भविष्य बच्चों का क्या होगा। खैर शिल्पी जी क्या कह रही हैं, वास्तविकता क्या? सभी तो अवैध नहीं होंगे, 7,500 में सभी अवैध नहीं होंगे। नहीं, जो अवैध हो गए, जिनको अवैध घोषित कर दिया, उनके बच्चों को क्या करेंगे? निश्चित तौर पे उन बच्चों की शिक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि अगर अवैध तरीके से कोई मदरसे चला रहा है, वो क्या शिक्षा देते होंगे, कितनी शिक्षा देते होंगे, उनकी शिक्षा जो है मुख्य धारा के छात्रों के बराबर की शिक्षा है कि नहीं, उन सब चीजों पे प्रश्न चिन्ह। क्योंकि हम किसी भी समुदाय के बच्चे को गड्ढे में नहीं डाल सकते कि हम धर्म के नाम पर उनको पीछे कर दें। तो इस बात पे सरकार को, चाहे वो
सामान्य अन्य वर्गों के बच्चे हों या इस किसी एक समुदाय के बच्चे हो, ये सारे नौनिहाल भविष्य में हमारे देश के ही मदरसों में तो नागरिक एक ही हैं। और समुदाय के बच्चे होंगे मैडम। हाँ, इसी बात पे मैं कह रही हूँ कि अगर कोई अवैध स्कूल भी चलाता है, विद्यालय भी चलाता है, तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है, क्योंकि शिक्षा पे सरकार को कहीं ना कहीं पैनी नजर रखनी है और सरकार रख रही है। तो वो चाहे मदरसे की शिक्षा हो या स्कूलों की शिक्षा हो, सभी को वैध तरीके से चलाना होगा। अवैध होता है, इस पर प्रश्न चिन्ह करना अपने आप में मुझे लगता है अवैध जी होगा। जी जी शिल्पी जी क्या है वास्तविकता? आरोप ये लगाया रहा है विपक्ष कि जानबूझ के, चूंकि मदरसों को पर एक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, पहले भी आप लोग कई तरह के आरोप लगा चुके हैं इस मुद्दों को लेकर कि अल्पसंख्यक को ही परेशान किया जा रहा है इस सरकार में। वास्तविकता क्या है? देखिए, हम एक मिनट जी ये कहना कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो फिर आप चाहते हैं कि हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ जाएं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे। जी नहीं, तो वही बात है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है निश्चित तौर। आप देखिए कि किसी भी गुरुकुल में कोई इस तरीके की स्कीम नहीं आ रही है, कोई भी ऐसी योजना सरकार की नहीं आ रही, किसी इंग्लिश हिंदी मीडियम स्कूल के, किसी प्राइवेट स्कूल को इस तरीके से नहीं जांचा जा रहा है। यकायक सिर्फ मदरसों को घेरे में लाकर अगर आप काम कर रहे हैं, जाहिर बात है कि मदरसों में धर्म विशेष एक वर्ग विशेष लोग ही रहते हैं, पढ़ते हैं बच्चे। वहां पर गरीब बच्चा, वर्ग मतलब गरीब बच्चा आता है, बहुत ही गरीब बच्चा है, और धर्म मतलब मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय से बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं। अब जैसा कि शबनम जी ने कहा, तो ये तो सरकार का पक्ष रख रही हूँ, और पे शबनम जी की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे न्यूट्रल से अगर आप लेकर चले, तो ये तो विपक्ष भी बाध्य होगा कि वो स्वागत करेगा, पहली बात। लेकिन हम क्या करें कि आपने हमेशा ऐसे काम किए हैं। थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी शिल्पी जी। शिल्पी जी आपकी थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है आज, जबकि इसके पहले कभी नहीं अब आ रही है? हाँ बढ़िया आ रही। अब आ रही? हाँ अब बढ़िया आ रही। देखिए, अब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन खुद कह रहे हैं अगर कि पिछले 7 सालों में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, जी, तो ये क्या, ये विपक्ष की कमी थी? ये तो जी। जाहिर बात है सरकारी तंत्र की कमी है। जी पिछले 5 सालों में क्यों नहीं सरकार को इस बात की याद आई? मान लीजिए कि आपकी सरकार रिपीट नहीं होती, किसी और पार्टी की सरकार आती, तो ये तो चीजें ऐसी की ऐसी ही रहती। जी ये इस पर भी सवाल है। तीसरी बात, हम क्या करें, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि CA-NRC मूवमेंट में क्या हुआ ये सबने देखा। आपने कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो नेपाली को भी भगाएंगे, हम तो बांग्लादेशी को भी भगाएंगे। लेकिन आपने किसको भगाया? कुल और कुल मिलाकर पूरे निशाने पर तो मुस्लिम समुदाय था। तो विपक्ष क्या करे? उससे तो अभी तो देखिए 7,500 मदरसे आए हैं। उसके बाद शबनम जी के ही बात को मैं आगे ले रही हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो कागज देखे जाएंगे, हो सकता है पूरे 7,500 अवैध ना साबित हों, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉइंट की कमी पे उसको आपने अवैध घोषित कर दिया हो। इन सारी बातों की इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो प्रश्न आपने उठाया वही प्रश्न मेरा है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है जी। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ मदरसों को बहुत 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 ही ज्यादा गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं और दीनी तालीम लेते हैं। हालांकि कई बार जब मैं गई हूँ ऐसे मदरसों में, कुछ एक में, तो मैंने उनसे कहा है कि थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच की पढ़ाई करवाइए, हफ्ते में एक बार ही सही इंग्लिश पढ़ाइए, इन्हें साइंस पढ़ाइए, इन्हें मैथ्स पढ़ाइए। सिर्फ दीनी तालीम से सब कुछ दुनिया नहीं चलेगी जी। तो उन्होंने एग्री भी किया। तो अगर सरकार की नीयत अच्छी है जी तो ये तो कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन हम यकीन करने में थोड़ा सा अपने आप को पीछे पाते हैं क्योंकि पूर्व में ऐसे अनुभव नहीं हुए हमें जी। लेकिन कभी भी बात हुई तो ट्रिपल तलाक पे हुई, कभी भी बात हुई तो हिजाब पे हुई, कभी भी बात हुई तो CA-NRC पे हुई, कभी भी बात हुई तो मदरसे पे हुई, लेकिन कभी और किसी बात पे बात नहीं होती। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो लड़ाई इस देश में खड़ी कर दी गई। और क्या बात चाहती हैं आप इसके अलावा? और जो आप कह रहे हैं कि दूसरे मुद्दों पे बात नहीं, और कौन से दूसरे मुद्दे मैं चाहती हूँ
कि बेरोजगारी पे बात हो, मैं चाहती हूँ महिला सुरक्षा पे बात हो। लखनऊ में पिछले 6 दिनों में 6 बलात्कार गैंग रेप हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि उस पर बात हो। मदरसा आपकी प्राथमिकता है, लेकिन मुझे बताइए कि वो देश जहां अधिसंख्य बच्चा, अधिसंख्य युवा, अधिसंख्य वृद्ध सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की पढ़ाई कर रहा है, वहां आप मुख्य धारा की बात क्या कर रही हैं शबनम जी? चलिए, आप व्हाट्सएप पे एक भी व्हाट्सएप चला दीजिए, देखिए सब उसमें पढ़ लिख के मास्टर हो जाते हैं। नहीं, तो अभी यहाँ स्कूलों की अभी तो स्कूलों इसमें की बेरोजगारी, क्या महंगाई जरूरत इसमें क्या? तो बात हो जाएगी, लेकिन अभी तो मदरसों की बात इस बात पे हो रही कि आखिर अवैध तो पाए गए ना, तो ये गलत है। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जो 16 बिंदु इन्होंने कहे, उस 16 बिंदु में एक बिंदु ये हो सकता है कि आपने इतने दिनों की अटेंडेंस इसमें नहीं दी, ये अवैध है। अरे वो 16 बिंदु तो दीजिए, वो 16 बिंदु कितने जेन्युइन हैं, वो बिंदु तो हमारे बीच में आए। आपकी रिपोर्ट आई है, मगर बिंदुओं उनका, उस रिपोर्ट का आधार तो हमारे बीच में आना चाहिए ना, तब तो हम निर्णय लेंगे। जी चलिए, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं, मौलाना सैयद अली कुम्मी जी हैं। कुम्मी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। कुम्मी साहब, जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 7,500 से ज्यादा मदरसे बिना गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। जी 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 जी। क्या कहेंगे आप? मैंने ऐसा थोड़ी, सरकार के कुछ नियम होते हैं, मान्यता होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके अनुसार संचालित हो। अब सवाल यहाँ उठ रहा है कि 7,500 जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? बहुत सारी सामने बातें आ रही हैं। नहीं, सरकार से यही पूछना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में, खासतौर उत्तर प्रदेश में आश्रम चले, आश्रम वो कितने मतलब कि गैर कानूनी, ये तो मालूम करेगा सरकार। खाली क्या क्या आश्रम आश्रम जो चल रहे हैं, बच्चे वहाँ भी तो पढ़ते हैं, आश्रम में बच्चे पढ़ते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से आश्रम भी चलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए, मदरसों को भी करना चाहिए। हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर ये कि आप ये कहें कि गैर कानूनी है, तो तालीम जो होती है वो गैर कानूनी होती है। शरीयत की तालीम, जो दीन की तालीम है, उसका ताल्लुक कानून से नहीं होता है। ये अपने बच्चों को दीन के बारे में बताते हैं कि भाई मतलब नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, कुरान याद करो, ये तालीम है दीन की। इसमें गैर कानूनी कहाँ से मसला आ जाएगा, मुझे बताइए। सरकार न उनको मदद देती है, न कोई सहायता देती है, न किस तरह से कोई और भी मामला होते हैं उसके। बच्चों को, गरीब बच्चों को गाँव में, शहर में, कस्बे में पढ़ाया जाता है। तो आप ये चाहती हैं सरकार क्या ये सब पढ़ाई बंद कर दी जाए, लोग बिल्कुल जाहिल रहें, अपने मजहब को लोग न सीखें, सिख भी न सीखें, ईसाई भी न सीखें, हिंदू भी अपने मजहब को न सीखें, क्रिश्चियन भी न सीखें, पंजाबी भी न सीखें, कोई न सीखे? कैसा प्रेजेंट जहालत है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। अरे जब पढ़े लिखेंगे नहीं, मजहब को समझेंगे नहीं, दीन को समझेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर आतंकवादी की तालीम दी उसको आप पकड़िए, उनको आप सजा दीजिए। अगर आप बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं गैर कानूनी, आप कौन सा कानून हिंदुस्तान में लोग मांगते हैं, मुझे ये बता दीजिए आप। कितने कानून चल रहे हैं, किस पर अमल किया जाता है, मुझे ये बता दीजिए आप। सैयद साहब, उसमें सवाल आपने कहा कि सरकार से कोई मदद नहीं लेते, फिर भी वो उनकी मदद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या गैर कानूनी? सवाल यहाँ ये है कि उनको फंड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और जो फंड आ रहे हैं उस फंड का जो संचालित कर रहे हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। मेरा मतलब कहने का ये है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो फंड आ रहे हैं, तो क्या सरकार जो है आंखों में, कानों के अंदर रुई डाले बैठी हुई है? जब अगर बाहर से फंड आते हैं तो बगैर सरकार के इजाजत के 1 रुपया भी हमारे मुल्क में नहीं आ सकता है। हम भी दुनिया भर में जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है हम कोई बच्चे नहीं है। जब भी कोई चीज बाहर से आती है हमारे मुल्क में, तो बाकायदा बैंक के थ्रू आती है, जिस तरह से भी आती है सरकार की नॉलेज में रहती है, तो सरकार उस पर पाबंदी लगाए तो बात खत्म हो जाएगी। आप मदरसों में पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? आप उस फंड पर पाबंदी लगाइए जो गलत तरीके से हमारे मुल्क में आ रहा है। थोड़ी ना सी मदरसों में आ रहा है, बहुत जगहों में बहुत अच्छा फंड आता हो। तो ये जो है, ये कहना कि फंड पे पाबंदी लगाए, बिल्कुल लगाइए। अगर गलत तरीके से कोई फंड आ रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर पाबंदी होना चाहिए। मैं इससे कायल हूँ। अगर आप ये कहिए कि बच्चे पढ़े ना, मदरसे बंद कर दिए जाएं, ये सब गैर कानूनी है, तो हिंदुस्तान में कितना कानून तो आप भी जानते हैं अमल होता है, मैं भी जानता हूँ कितना अमल होता है। तो मेरे भाई, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जो मुसलमान बच्चे हों वो भी पढ़े, जो हिंदू बच्चे वो भी पढ़े, जो सिख है वो भी पढ़े। हिंदुस्तान में जब एजुकेशन आम, सैयद साहब, जो फंड आता है सिर्फ विदेशों से नहीं आता, इस देश से भी आता है, उसमें कभी भी कोई फंड दे सकता है। गैर कानूनी बने, सिर्फ आप विदेशों की बात कर रहे हैं, इस देश में भी रहने वाले गैर कानूनी काम करते हैं, अगर वो फंड दे रहे हैं तो गैर कानूनी हो जाएगा ना?
वो तो कानूनी हो जाएगा, मगर गवर्नमेंट तो जानती है कि हमारे पास कहाँ से आता है, हमारा कारोबार कौन सा है, हमारे बैंक में कितना पैसा है। अब तो आधार कार्ड माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने, आधार कार्ड बना दिए हैं, सबको एक साथ जोड़ दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है, हर एक को मकान दे रहे हैं, हर एक को शिक्षा दे रहे हैं, इतने अच्छे से तो काम कर रहे हैं। तो इतने अच्छे से काम में ये भी काम कर लें कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, मुस्लिम बच्चे जाहिर हैं, उनकी अच्छी तालीम का मतलब इंतजाम कर दें, उनके मदरसों में अच्छा इंतजाम कर दें, जरूरत ही नहीं किसी को देने की। हुकूमत को इस काम को अपने हाथ में ले ले। जहाँ बहुत से काम दिए हैं हुकूमत ने, वहाँ ये भी काम मिलेगा कि मुसलमान बच्चे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी तालीमी जिम्मेदारी हुकूमत ले ले, बात खत्म हो जाएगी। फिर हुकूमत को मालूम हो जाएगा कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। बात ये बहुत अच्छी हुकूमत सरकारी स्कूल चला तो रही है, वहाँ दाखिला करवाइए। नहीं, स्कूल तो चला रही है, हम कब कह रहे हैं, हुकूमत भी चला रही है, प्राइवेट भी स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं जी। अब इस वक्त मकसद ये है कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, उसकी कोई बुरा मुखालफत नहीं है। और आप ये कहिए गैर कानूनी है और ये है वो, ये चीजों में कुछ रखा नहीं है भाई। मेरे सरकारें आएंगी जाएंगी, आज बीजेपी की है, कल समाजवादी की, फिर कांग्रेस की, कितने दौर हम लोगों ने देखे। अब तो बुढ़ापे ही तो चले गए, मर के हम भी चले जाएंगे किसी तरह से कम किसी को परेशान न किया जाए और किसी को बेवजह जो है तकलीफ न पहुंचाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब, सही है साहब। मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से, इसका उत्तर भी शबनम जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार साहब हैं। अहिरवार साहब, इस मुद्दे पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि यदि कोई नियम बनता है तो हम जिस देश में रहते हैं सबके अधिकार और जिम्मेदारी बराबर के हैं, तो यदि कोई कानून लागू होता है तो उसको भी बराबरी से लागू किया जाए। एक बात आई कि मदरसे जो हैं सब अनरजिस्टर्ड हैं, तो उन पर बैन लगा देना चाहिए जी। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि कोई सत्ता शासन करती है तो आरएसएस की है। तो आरएसएस का कभी रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? और यदि आरएसएस का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आरएसएस के 95 से काम कर रहे एक कार्यकर्ता श्री यशवंत शिंदे कहते हैं जी कि आरएसएस में बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है, ये एफिडेविट के रूप में लिख के दिया है, तो क्या आरएसएस की संस्थाओं का ऑडिट करा के क्या उसको बैन किया जाना चाहिए? क्या ये कानून लागू किया जाएगा? इस बात का जवाब भाजपा की प्रवक्ता साथी से मैं चाहूँगा जी। दूसरी बात, भाजपा का कहना है कि साहब हम तो चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई लें, और इस कारण तो आप मदरसे बंद कर देंगे तो ये जो तालीमी शिक्षा है वो कहाँ से हासिल करेंगे? नहीं, बंद नहीं कर रहे, गैर मान्यता प्राप्त जो है, गैर जो मान्यता रजिस्टर्ड नहीं है। शबनम जी ने साफ कहा कि गैर मान्यता प्राप्त क्या होता है? आप एक कागज लगा दीजिए तो मान्यता प्राप्त हो जाएगा, कोई अनैतिक गतिविधि तो वहाँ चल नहीं रही। भाजपा की प्रवक्ता की बातों से तो यही बात इंगित हुई। तो यदि आप किसी भी गैर मान्य संस्था को केवल एक कागज के आधार पर मान्य कर देना चाहते हैं तो विषय कहाँ है? आप सबको कागज जारी कर दीजिए। सरकार कागज जारी करेगी। बिल्कुल, सरकार कागज जारी करेगी, तो फिर ये मुद्दा कहाँ रह जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या समस्या आ रही है इसमें, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐसा क्यों होता है कि जब मुरादाबाद में एक 15 साल की लड़की का बलात्कार किया जाता है और वो निर्वस्त्र अवस्था में 2 किलोमीटर उसको चलना पड़ता है, लखीमपुर में अभी 2 बच्चियों को आज कानून का मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था के केवल 2 उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़े में चरम पर है अपराधों के मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदू मुसलमान के मामले पर उलझा दो, इन्होंने ये नहीं कहा कि अनरजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश में जो भी होगा हम उसको ऑडिट करेंगे। ये मदरसों की बात इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनावी लाभ देती है, ऐसा उनका मानना है। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीटें आती हैं, तो क्योंकि इनको एक समाज में किसी एक समुदाय को विलन बनाना है, इन्होंने मुसलमान को बना करके रखा है। मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आप नीति लागू करना चाहते हैं, आरएसएस समेत सभी अनरजिस्टर्ड संस्थाओं पर लागू करें, उनकी भी फंडिंग की जांच करें। वैसे तो इस देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसके तहत उसके जब तक आपके पास उसका सर्टिफिकेट ना हो आप विदेश से फंडिंग नहीं ले सकते, और उसका सर्टिफिकेट आपको गृह मंत्रालय जारी करता है। तो अमित शाह जी के ऊपर सीधा सीधा आरोप है यदि विदेशी फंडिंग हो रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समय समय पर अपने स्टैंड बदले हैं। कभी ये मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी जो मोहन भागवत जी होते हैं वो मस्जिद में चले जाते हैं, कभी मदरसों में चले जाते हैं। ये तो उनका मामला है, स्टैंड वो कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, इसलिए जब जो बेहतर होता है उसके लिए बेहतरी करते हैं। ये कैसी बेहतरी है कि कभी आप मुसलमानों का विरोध करते हैं, कभी उनके साथ चले जाते हैं, और अमित शाह जी तेलंगाना में जाकर के कहते हैं कि साहब हम माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी खत्म करेंगे। आपकी नीति क्या है? क्योंकि आप धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, असमानता। संघ के बड़े बड़े नेताओं को आज कहना पड़ रहा है कि इस देश में आय का जो अनुपात है
वो सामान्य नहीं है। कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो इन सब बातों को क्या दबाने के लिए ऐसे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं जिसके आधार पर उन मुद्दों पर ज्यादा रोशनी ना जाए जो सरकार के गवर्नेंस से जुड़े हो। क्योंकि यहां तो भाजपा की प्रवक्ता साथी ने कहा कि ये बहुत आसान चीज है, कोई अनैतिक गतिविधि नहीं, सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, वो वैध हो जाएंगे। तो जब आपको सर्टिफिकेट जारी करना है, कर दीजिए। नियम के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी नियम कानून होंगे, वो पूरा कर रहे होंगे तब तो सर्टिफिकेट जारी करेंगे। त्रिपाठी साहब, नियम कानून पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो सरकार के नॉर्म्स हैं, और कई ऐसे मदरसे भी हैं जिनको कि सरकार डायरेक्टली मदद भी करती है, वो ऑटोनमस सिस्टम से कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं। तो मदरसों को लेकर के यदि आप अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो आपकी सरकार है, ये आप 5, 6, 7 साल, कितने साल से ये आपकी डबल इंजन की सरकारें कर क्या रही हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मदरसों का मामला लेकर के आपकी सरकार को इससे फायदा हो जाए? करना तो आपको उनको वैध ही है ना, आपने तो ये नहीं कहा ना कि सबके सब अवैध हैं। जब आपको वैध करना, जो अवैध होंगे उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, शबनम जी ने कहा है। अवैध मतलब अवैध ये जो मदरसे होते हैं, तो मैंने तो साफ कहा, मेरी तो अपनी शुरुआती इसी बात से, मदरसों समेत आरएसएस की जो अवैध संस्था है, अनरजिस्टर्ड संस्था है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा समानता नजर आएगी। नहीं, एक तरह सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी, देखो कुछ जिन मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां चल रही होंगी, किसी तरह के परेशानी दूसरी तरह की आने की इस देश में संभावना होगी, तो निश्चित तौर पर उनमें बैन तो लगेगा ही, भले ही कोई संचालित कर रहा हो। श्रीवास्तव जी, आपकी एक टिप्पणी, फिर एक बार फिर शबनम जी के पास चलते हैं। श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, पूरे देश में कानून, शिक्षा का अधिकार, कानून लागू है जी, और सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जी। एक बड़ा कैंपेन पे स्कूल चले हम। मेरा ये कहना है कि जो अभी ये सर्वे के बाद इतने अनरजिस्टर्ड जो मदरसे आए हैं जी, उन पर अगर सरकार, मैं मानता हूँ कि देरी हुई है, लेकिन सोचना ज़रूरी था। ज़रूरी इस मामले में है कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे, वो किस तरह की तालीम हासिल करते हैं, उनको किस तरह से, लगभग 60 लाख बच्चे हैं शायद मदरसों में। हाँ, इन अवैध जो हैं, अवैध हैं, और इनको अवैध किस तरह, अनरजिस्टर्ड हैं, अवैध तो नहीं कह सकते। और अवैध कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने देखा भी होगा कि इन मदरसों में तालीम किस प्रकार के, अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर कोई तालीम दे तो ठीक है, देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन बच्चों के भविष्य के साथ भी जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ज़्यादातर मदरसों में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मदरसों में गरीब बच्चे आते हैं। दूसरी बात ये भी बहुत काबिल तारीफ़ है कि उनको फंडिंग कहाँ से होती है। हाँ। देखिए, एक तरफ सरकार अगर इन मदरसों को रजिस्टर्ड करती है और उनको जो है मान लीजिए मान्यता देने के बाद अगर उनको एड देना चालू करती है, तो उनको सरकार को उतने फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने अपने दम पर ही मदरसों को संचालित करना शुरू किया। बस अंतर ये है कि उनका एक सिस्टम है सरकार का जिसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और वो है कि उनका एक मापदंड है, और उस मापदंड के अनुरूप उनको जो है रजिस्टर्ड करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए जो उनकी मान्यता का जो मापदंड है उसमें नहीं भी आते हों, तो उनको बराबर जो है छूट देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो ऑलरेडी सर्वे करवा लिया और सारे मदरसों को लोकेट कर लिया कि इतने अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, तो उनको भी एक व्यवस्था बनाने का काम सरकार का है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इन मदरसों को अगर इस तरह से चिन्हित किया हुआ है, तो इस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई न करते हुए इसमें एक जो है लोगों के अधिकार के प्रति, उनका जो अधिकार है उसकी तरफ जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि ये तो केवल उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात आप कर रहे हैं, पूरे देश तो लगता है पूरे देश में मदरसों के कितने अनरजिस्टर्ड हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए जी। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कि बिहार है, इन जगहों पर भी मदरसे संचालित हो रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड होंगे, तो उनकी भी जाँच होनी चाहिए। और एक सवाल मिथुन जी ने उठाया है, त्रिपाठी जी, कि जो अनरजिस्टर्ड हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि सरकार को तो एकदम शिक्षा के मुद्दे पर खास करके, बाकी जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो संस्था चला रहे हैं एक अलग मुद्दा, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को जो है जरूर सोचना चाहिए और पूरे देश इस तरफ सोचना चाहिए। जी शबनम जी, निश्चित तौर पे जब शिल्पी जी उत्तर दे रही थी तो आप कुछ कहना चाह रही थी, उनके आरोप को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, लेकिन सैयद साहब का आरोप है कि आश्रम जो संचालित हो रहे हैं क्या उनकी भी जांच हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया है कि जब संघ आरएसएस संघ का अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो जहां
संघ संचालित शाखाएं संचालित कर रहा है या दूसरी अन्य गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, और जबकि संघ रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उस पे भी जांच नहीं होनी चाहिए? कई तरह के सवाल उठे हैं। शिल्पी जी का आपने सुन लिया। दूसरी तरफ आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा कि अब तो अगर जांच हुई तो पूरे देश में होनी चाहिए। देश में जी, मैं आपकी एक एक सरकार करके सबके बातों का जवाब दे रही हूँ। जी। जब शिल्पी जी कह रही थी तो वो बार बार अवैध शब्द इस्तेमाल कर रही थी, और मुझे उससे आपत्ति है। जी। कहीं भी सरकार ने किसी भी मदरसे को अभी अवैध नहीं बोला है। जी। अवैध तब होगा जब रजिस्ट्रेशन कराने को सरकार कहती रहे और उसके बाद वो अपने पेपर्स नहीं तैयार करे, कहीं ना कहीं अवैध कार्रवाई के तहत वो आएगी और उसे अवैध बोला जाएगा। अभी ये अनरजिस्टर्ड है, इन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, इस बात को कहा गया। और मुझे लगता है अगर हम आर्म्स की लाइसेंस लेने जाते हैं तो हमसे लाइसेंस मांगा जाता है। हम कोई दुकान खोलते हैं उसके लिए लाइसेंस चाहिए, स्कूल खोलते हैं रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि अगर मदरसों में बच्चे हमारे नौनिहाल पढ़ने जा रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड मदरसे में जाए, ताकि सरकार की नजर उस पर रहे, उसमें होने वाली शिक्षा पे सरकार नजर डाल सके और सरकार के आंकड़ों के अंदर वो मदरसे आए, जिससे कि मदरसे की स्थिति और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सरकार भी मदद कर सके। अब दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के साथी ने साफ तौर पे कह दिया कि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। मैं उन्हें ध्यान दे दूं कि अगर राजनीति में है, और आरएसएस का एक बड़ा योगदान है देश की राजनीति में, आप देखिए तो इंदिरा गांधी तक ने 72 वॉर में आरएसएस की मदद मांगी थी। उसको ये कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं इन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर ये चाहें तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर तक आरएसएस का दे दूं इन्हें। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर है 08-D001839 इन्हें पता रहना चाहिए कि आरएसएस रजिस्टर्ड है। तो किसी भी, और आश्रम पद्धति से जितने भी स्कूल कांग्रेस प्रवक्ता पूछ रहे हैं कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड नागपुर में नहीं है। नागपुर के अलावा ये किसी और स्थान पे, मैं स्थान भी बताती हूँ इनको, ये चंद्रपुर में है। पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस चंद्रपुर में रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 1860 ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लॉ 1950 जी। अब मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि आश्रम पद्धति के जितने भी स्कूल हैं वो रजिस्टर्ड स्कूल हैं, वो नॉन रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका भी ये जान ले। और जहां तक शिल्पी जी ने कहा, अब तक बात 3 तलाक पे होता रहा, हिसाब पे होता रहा, तमाम मुद्दे पे, ये महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, इसको हम नकार नहीं सकते। एक महिला शाहबानो थी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस का उसके फेवर में जजमेंट दिया। उस समय जो ढिंडोरा पीटते थे कि मुसलमानों के बहुत ही शुभचिंतक हैं, तमाम सांसद मुसलमानों को बना के पार्लियामेंट में बैठाया था, उस बेबस महिला के जजमेंट को पार्लियामेंट में पलटा गया था। महिला अधिकारों का हनन हुआ था और 3 तलाक की महिला लगातार हम लोगों, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ, तो वो महिलाएं लगातार 3 तलाक का दंड झेलती रही थी, जबकि इस्लामिक देशों में इंस्टेंट 3 तलाक जैसी कोई प्रथा नहीं थी। ये भारत में चल रही थी। तमाम महिलाएं दंश को झेल रही थी। रोज सुबह उठती थी, एक तलवार इंस्टेंट 3 तलाक का उन पर चलता था, जिसको सरकार ने बहुत मजबूती के साथ कानून बनाकर हटाया। इसकी जो महिलाएं बधाई देते हुए आई, उनके आंखों में आंसू भी थी और उनके आंखों में खुशी भी थी। ये दोनों चीजें हमने देखा। और उस पर अगर बात करना कहीं नकारा किसी को लगता है, तो मैं समझती हूँ कि वो नकारा समझे, पर ये देश के लिए गर्व की बात थी। अगर हिजाब की बात है तो हिजाब यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसा हम आप बचपन में पढ़ के आए, हमारे साथ कोई भी हिजाब पहन के बच्चियां नहीं आती थी। नाबालिग बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, अगर माँ बाप हिजाब का प्रेशर देते हैं तो निश्चित तौर पे भेदभाव होता है कि एक हिंदू समाज की, ईसाई समाज की या मुस्लिम समाज की महिलाओं को बचपन से ही उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। तो उस पर ये हिजाब का था। हिजाब आप दुकानों में पहनिए, बाजारों में पहनिए, अपने घर में पहनिए, वो कहीं भी पहन सकते हैं, पर जहाँ यूनिफॉर्म है वहां हिजाब नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म मीन्स एक सा फॉर्म में लोग दिखे, एक सी ड्रेस में लोग दिखे, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, ना हिंदू ना मुसलमान,
ये भाव होना चाहिए। और हम आप सभी लोग पैनल में बैठे हुए शायद ऐसे ही स्कूल में पढ़ के आए, जहां हमें पता भी नहीं था कि मेरे बगल में बैठने वाली हिंदू है कि मुसलमान है, हम बड़े अफसर की बेटी है या छोटे दुकानदार की बेटी है, चपरासी की है कि जमादार की है, हम सब एक तरीके की। तो उस पर अगर हमारी सरकार बात करती है तो मुझे गर्व है ऐसी सरकार पे। हम तुष्टिकरण नहीं करते, हम उस सरकार के एक अंग है जिस सरकार ने अपनी योजनाओं में समानता का भाव दिखाया है। किसी को भी गैस कनेक्शन से लेके शौचालय, घर, किसी में भी अगर आप देख लीजिए तो मुसलमानों के भी आंकड़े उतने ही गर्व करने वाले होंगे। सबनम जी, इसकी पूर्ववर्ती सरकार क्या इस तरह का काम करती थी कि कहीं भेदभाव किया हो? पूर्ववर्ती सरकारें क्या हिंदुओं के साथ करती थी? पूर्ववर्ती सरकारों पे मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया, लेकिन आज जो सरकार है उस पर लोग टिप्पणी करते हैं, तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे योजनाओं में भेदभाव नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। आज जब पॉलिसी कॉन्शियसनेस वाली सरकार है तो उस पर भेदभाव हम नहीं करते, ये टिप्पणी करते इस बात की, लेकिन धरातल पर उतर कर देखे तो मुस्लिम महिलाएं भी इस बात से खुश हैं कि आज हमारे घर गैस कनेक्शन से लेके हमारे पास आवास, शौचालय, बिजली कनेक्शन, तमाम सुविधाएं हैं जो अन्य महिलाओं के साथ है। लेकिन एक बार मैं सैयद जी के सवाल को एक बार फिर दोहराऊंगा। आपने कहा कि आश्रम जितने हैं सब मान्यता प्राप्त है, सबका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन निश्चित तौर पे फिर से सैयद जी ये सवाल फिर उठाएंगे कि उनकी जांच क्यों करा लीजिए ना, सारे आश्रमों की जांच करा कर बता दीजिए कि सारे रजिस्टर्ड है। एक बार जब जांच होगी तब तो पता चलेगा कि सारे आश्रम रजिस्टर्ड है या नहीं। देखिए, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि पिछले 75 सालों में सरकारें रही, पर अगर सरकारों ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया कि मुस्लिम समुदाय के नौनिहाल जिन मदरसों में पढ़ रहे हैं वहाँ कैसी शिक्षा हो रही है, कैसी सुविधाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, तो उस पर अगर सैयद जी प्रसन्न हैं कि कोई नौनिहालों के साथ गलत बर्ताव करे, गलत शिक्षा दे, गलत फंड लेके उसका गलत इस्तेमाल करे, अगर इस पर ये खुश हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम उन गरीब नौनिहालों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आज सरकार जिस शिक्षा शक्ति के साथ गरीब नौनिहालों के साथ साथ अमीर नौनिहालों के बराबरी का दर्जा देना चाहती है, उस सरकार के इस इच्छा शक्ति पर अगर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं तो इन्हें याद रहना चाहिए तमाम मुस्लिम समुदाय ने इस सर्वे का समर्थन दिया है। तमाम मुस्लिम समुदाय ने इस सर्वे का समर्थन दिया है। जी सबनम जी कहते हैं कि निश्चित तौर पे आपका उत्तर आ गया सबका। सबनम जी बिंदुवार आपने सबका उत्तर दे दिया। एक बार मैं फिर शिल्पी जी के पास चलता हूँ। शिल्पी जी क्या कहना चाह रही हैं? बहुत सधा हुआ उत्तर दिया है सबनम जी ने। बहुत बढ़िया। एक प्रवक्ता के तौर पे मैं शबनम जी के साथ जब बैठती हूँ डिबेट पे तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी भारत के लिए हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल कन्विंस हो जाती हूँ। उस समय प्रभावित हो जाते, ज्वाइन तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो यहाँ देखिए टीवी से बोल रही हूँ। ज्वाइन करना होता तो धीमे से जाती और कहती कि देखिए मेरे पास बुलावे आते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जितनी चिंता शबनम जी ने कही, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है तो ठीक है, उनकी चिंता जायज है। अब मुझे सिर्फ 2-3 बातों को सिर्फ पॉइंट वाइज मैं आपकी बात पे बात करूंगी। आपने कहा आप तुष्टीकरण नहीं करते, आपने कहा मुस्लिम महिलाओं के हितैषी सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपने कहा आप मुस्लिम नौनिहालों की चिंता कर रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी किस तुष्टीकरण के विरोध में छोड़े गए? बिल्किस बानो का बलात्कार किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहा है? बिल्किस बानो के अजन्मे बच्चे को जो बलात्कार के दौरान मृत्यु हुआ, उस नौनिहाल की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? बस मुझे इतना बताइए। चलिए तो उसमें तो कोर्ट करेगी जो कुछ करेगी। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय उसमें संलिप्त है। गृह मंत्रालय संलिप्त है और भारतीय जनता पार्टी चला रही है इस समय सरकार। चलिए ये मुद्दा कहीं और जा रहा है, लेकिन हम उत्तर ले लेंगे। मुद्दा कहीं नहीं जा रहा। ये उस मुद्दे का जवाब तो मुझे शबनम जी से चाहिए। शबनम जी देगी जवाब। चिंता
मुस्लिम की चिंता है, मुस्लिम महिलाओं की चिंता है, मुस्लिम बच्चों की चिंता है, मुस्लिमों के सम्मान की चिंता है। और कहा गया है कि पिछले 70 सालों में लोगों ने सिर्फ तुच्छीकरण किया और कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 70 सालों में क्या इस तरीके का काम हुआ कि लेकिन बलात्कारी कोर्ट छोड़ ने दिए उनको गए जब हों, सजा दे उनका दी, सजा वो सम्मान किया काट गया हो, चुके, उसपे उनको पहले सम्मान किया गया, हाँ माफ सम्मान किया गया, भाई आप भी गृह जानते मंत्रालय की सिफारिश पे छोड़ दिया गया। 15 अगस्त 26 जनवरी में एक मुस्लिम नौनिहाल बच्चा जन्म लेने से पहले मार दिया गया। ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। जी 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 त्रिपाठी जी। शिल्पी जी, बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़े जाते हैं सरकार की सिफारिश पे। खैर वो सबनम जी उत्तर देंगे, हम सबनम जी उत्तर मुआवजे के एवज में बंद अंदर जो होते हैं, जिसका 2000, 5000, 200, 400, 300, क्योंकि मैं ऐसे 26 कैदियों को छुड़वा चुकी हूं, तो मुझे पता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी और पिछले 5.5 साल से योगी शासन जब से आया है, एक भी कैदी ऐसा छोड़ा नहीं गया जो इतना बेचारा गरीब होता है, जिसके पास अपने मुआवजा की राशि, जो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, जुर्माना भरने की राशि नहीं होती है, वो बेचारा अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल वही काटने के लिए बाध्य होता है। केवल वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को, कभी भी हीनियस क्राइम किए हुए अपराधियों को नहीं छोड़ा जाता है, किसी बलात्कारी को नहीं छोड़ा जाता है। जी जी, चलिए वो उत्तर ले लेंगे, लेकिन फिलहाल आश्रमों की बात उठी है कि आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए। आप सपा पार्टी क्या कहती है, आपका स्टैंड क्या है? बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। सपा पार्टी का स्टैंड तो अगर मदरसों के लिए ऐसा है कि भाई सरकार अगर चाह रही है तो निश्चित तौर पे एकदम न्यूट्रल होते हुए सरकार को आश्रमों की भी जांच करानी चाहिए। उसमें क्या बात है? हमारे धार्मिक संत महंत जहाँ रहते हैं, संस्कृत पाठशालाएं, संस्कृत विषय की जो पाठशालाएं हैं, वो जो आश्रम चला रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, आपका कहना? हर तरीके के आश्रमों की जो धार्मिक क्रियाकलाप का नाम लेके कुछ भी तरीके का चंदा ले रहे हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये तो मदरसों के बाद तो फिर तो मुस्लिम हो, चर्च हो, मस्जिद हो, सबकी जांच होने लगेगी फिर तो। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जी चले बिथु जी, बहुत सबनम जी ने पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर सहित बता दिया। मैंने इनसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है, और ये बात सही है जो नागपुर से चलता है। तो सबनम जी क्या बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या किया। नागपुर के एक कॉर्पोरेटर, एक पार्षद थे श्री मून, वे अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रजिस्टर कर दिया जाए। तब बताया जाता है कि एक एनजीओ है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के नाम से चल रहा है, जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर में रजिस्टर्ड है, और उसका ये जो नंबर बता रही हैं, ये क्या नंबर है इसका, ये 1860 08D0018394949110। इसके बारे में मनमोहन वैद्य जी ने भी कहा है, आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं, कि संघ के लिए रजिस्ट्रेशन होना या ना होना ये कोई मायने नहीं रखता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं ने इस तथ्य से किनारा किया, क्योंकि ये वो आरएसएस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मदरसा बोर्ड भी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये अवैध मदरसे जो चल रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं, अवैध तो खैर इन्होंने कहा ही नहीं, इन्होंने कहा वो वैध हैं, बस अनरजिस्टर्ड हैं। तो आरएसएस की जो एक शाखा, आरएसएस की जो सुन लीजिए आपका उत्तर सब लोग सुनना चाहेंगे। संघ की जो शाखाएं हैं, पहली बात तो आरएसएस एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर, जिसके की सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, जिसके की अभी तक केवल 6 सरसंघ संचालक 1925 से अब तक रहे, जिसके की 33 साल तक गोलवलकर जी सरसंघ चालक रहे हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। साथ ही साथ संघ की जो लाखों शाखाएं बताई जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। शाखाओं का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वो तो एक क्रियाकलाप, उनकी एक क्रीड़ाएं होती है, खेल वगैरह खेलते हैं, लेकिन सर इसके लिए एक डेजिग्नेटेड जगह होती है, वहां भी कोई पढ़ाई तो होती नहीं, वहां कुछ सिखाया जाता है, जैसे तालीमी ये बताया जाता है, धर्म की शिक्षा मदरसों में दी जाती है। तो यदि आप उनको अवैध मान रहे हैं तो इन ये संघ के अंदर होता क्या? क्योंकि आपके यशवंत शिंदे जी ने ये लिख करके कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ये बम ब्लास्ट में शामिल रहे हैं, ये सीबीआई में उन्होंने लिख करके दिया, और 25 साल से आपके कार्यकर्ता हैं। तो मैं इस विषय पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शासन करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका कि नागपुर मुख्यालय, जिसका कि मुख्यालय नागपुर में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप किसी भी एनजीओ का नाम कोट कैसे आप कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में शासन संघ कर रहा है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महासचिव जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आरएसएस के ही लोग होते हैं। संगठन की तरफ से भेजे जाते हैं, पर वो संघ के तरफ से नहीं भेजे जाते, ये कैसे आप कह सकते हैं संघ की तरफ से भेजे जाते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता देना कि संघ से क्या मार्गदर्शन नहीं लिया जाता, क्या प्रधानमंत्री जी संघ से मिलने नहीं जाते? भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे स्पष्ट कर दें कि संघ से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, संघ परिवार जो जिसको कि हम लोग जाने जाते हैं, उसका यही कोई अनुषांगिक पॉलिटिकल एक विंग है जो राजनीतिक काम करता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को डिनाई कर दें बीजेपी की जो प्रवक्ता साथी हैं। चलिए श्रीवास्तव जी, आप एक बार निश्चय आज मिथुन जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो आश्रम संचालित हो रहे हैं, उन आश्रमों में जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है, संस्कृत विद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं, क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे लगता है यदि हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यदि हम बराबरी की बात करते हैं और केवल अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड होना ही मुद्दा है, तो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड की तो सब जगह जांच, लोग कंपनीज को भी, जो फर्जी कंपनियां उसकी भी जांच करते रहिए। जैसे मेरे ख्याल में लाल घाटी में एक कॉलेज है जहां आचार्य का कोर्स कराया जाता है, वहां भी धर्म की शिक्षा दी जाती है। यदि वो अनरजिस्टर्ड हो उसकी भी जांच करा लीजिए, यदि वो वैध हो उसको भी सर्टिफिकेट दे दीजिए। हर जगह यदि आप सर्टिफिकेट देंगे, यदि कोई संस्थान नॉर्म्स को फुलफिल करता है तो आगे जाकर के सुविधा होगी। लेकिन एक बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जो संस्कृत पाठशालाएं हैं मिथुन जी, वो मैं आपको बता दूं, वहां अलग अलग प्रथमा, द्वितीया, मध्यमा, उत्तर मध्यमा इस तरह पढ़ाई जाती है, और उत्तर मध्यमा पूरा करने के बाद वो उनको हायर सेकेंडरी माने 12th की डिग्री माने सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। त्रिवेदी साहब, मैं स्वयं भी संस्कृत का टॉपर रहा हूँ 12वीं क्लास में, और मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक निवेदन ये है कि उत्तर प्रदेश से ही वरुण गांधी जी, उन्होंने अग्निवीर योजना का भी विरोध किया है। और क्योंकि आज स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा नौकरियां तो आप दे नहीं पा रहे। हमने अभी टीईटी का देखा उत्तर प्रदेश में कैसे ट्रेन से मदरसों से उनको कैसे आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धर्म का माहौल बना रही है, तो आगे जाकर के जॉब्स भी धर्म के सेक्टर में ही होंगे। तो जो लोग धर्म की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक विंडो खोल दीजिए, क्योंकि स्कूल से पढ़ने लिखने वालों को तो आप नौकरी दे नहीं रहे हैं। चलिए श्रीवास्तव जी, फिर सबरम जी, मैं एक बार इन सब का जो भी आरोप लगे एक बार मैं फिर आपके पास आऊंगा। आप बिल्कुल बिंदुवार जैसा पिछली बार आपने उत्तर दिया फिर से इस बार दे देंगे। श्रीवास्तव जी, मेरा तो ये कहना है कि जो ये मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनको अवैध तो कहा नहीं जा सकता, सरकार ने उनको नोटिफाई कर लिया है जी। तो ऐसे मदरसों में शिक्षा की जो व्यवस्था है, अब सरकार क्या अगला कदम उठाएगी, उन्हें रजिस्टर करेगी या जो उनकी पात्रता नहीं रखते हैं क्या उस दायरे में लाने के लिए भी कुछ प्रयास करेगी? क्योंकि राइट टू एजुकेशन पर जाना चाहिए, सारे बच्चों को शिक्षा मिले। जो बच्चे वहाँ शिक्षा पा रहे हैं क्या उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है सरकार? एक बात। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि यहाँ मजहबी शिक्षा दी जाती है, तो किसी भी मजहबी शिक्षा को देना कोई बुरी बात नहीं है, दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के बच्चों को जो है बाकी की व्यवहारिक शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर इस तरह की लिस्टिंग करके रखी हुई है तो निश्चित रूप से कोई न कोई योजना बना के रखी होगी जी। दूसरी बात, मेरा एक सवाल पहले भी था कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होगा कि पूरे देश में होगा? जी सबनम जी, पूरे केंद्र में आपकी सरकार है, ऊपर से आदेश निकल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जांच हो जाए और साथ में आश्रमों की भी जांच करा दीजिए, आरोप लग रहा है, खत्म हो जाएगा। देखिए, इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार हर कारोबार को, हर शिक्षा को, हर एक क्षेत्र में रजिस्टर्ड हर किसी को या लाइसेंस की सुविधा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, क्योंकि हर चीज एक कानून के दायरे में आता है और इस पर होना चाहिए। इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर हमारे साथी कहते हैं कि भाजपा कह दे कि उनका कोई सरोकार नहीं है आरएसएस से, भाजपा क्यों कह दे? आपने भी सेवा दल बनाया था, हालांकि आपने सेवा दल ध्वस्त कर लिया खुद ही खुद। तो ये एक ऐसी जलने की बू सी आ रही है आरएसएस के नाम सुन के आपके मुंह से, जो कि कहीं ना कहीं एक आपत्ति मुझे इस पर लगती है। आप नहीं चला पाते कोई संगठन, किसी संगठन का साथ नहीं ले पाते हैं, जनता का साथ नहीं ले पाते, तो भाजपा ने ये कहलवा देना कि सरोकार न रखे, क्यों ना रखे? क्योंकि अगर कोई सांस्कृतिक, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम, समाज सेवा का काम कोई संगठन करती है और वो संगठन हमें मार्गदर्शन देती है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए गर्व की बात है। और इसलिए आरएसएस से हम सरोकार क्यों न रखें, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा समझती है
कि वो देश हित में काम कर रहे हैं, उससे सरोकार होना इन्होंने चाहिए, खंडन किया। उसका जो आपने मार्गदर्शन रजिस्ट्रेशन होना की चाहिए। बात कही है, उस मिथुन जी ने कहा कि वो रजिस्ट्रेशन संघ का नहीं देखिए है। मैंने पहले ही कह दिया कि वो किस लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने सेवा दल को बैठा चुके हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपत्ति है कि क्यों आरएसएस का समर्थन लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारा अपना मामला है, इससे इन्हें कोई सरोकार रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात है कि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि पूरे देश में होना चाहिए, निश्चित तौर पे पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन आपने देखा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया है। अगर आप देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की कार्यशैली को देखकर देश के अन्य राज्यों ने उसे अपनाया। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी इलाके में बनाने का जो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने तोड़ा है, जिसमें वो प्रथम स्थान पे आया, पूरे देश के लिए वो एक मार्गदर्शक का काम किया। किसान सम्मान योजना, तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम उत्पादन जो कृषि उत्पादन है उसमें अव्वल आकर उत्तर प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों को राह दिखाया। चलिए तो अब ये इस मुद्दे पे भी तो पूरे देश को राह दिखा दीजिए, इस मुद्दे पे भी उत्तर प्रदेश पूरे देश को राह दिखाएगा। ये कार्रवाई करने के बाद अन्य राज्यों को भी ऐसा समझ में आएगा कि हमें हर समुदाय के नौनिहालों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का हो, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक शिक्षा एक तरफ है, व्यवहारिक शिक्षा की बहुत जरूरत है। और चलिए सबनम जी, शिल्पी जी के भी सवाल का उत्तर चाहेंगे। शिल्पी जी ने बार बार कहा कि ये बलात्कार, वो बलात्कार। मैं तो कहती हूँ कि अखिलेश जी जिस तरीके से प्रजापति को मंच पर लेकर घूम रहे थे और लगातार एक महिला आरोप लगा रही थी कि इन्होंने बलात्कार किया, कोर्ट में जब वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया, क्लीन चिट नहीं दिया। कह रही है कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया, सरकार दबाव बना रही है। अब क्या कहेंगे आप? बलात्कारी था कि नहीं? सुन लीजिए, ने क्या किया? अरे भाई वही महिला कह रही है कुलदीप प्रजापति ने बलात्कार नहीं मुख्यमंत्री किया। के साथ नहीं घूम रहे, मुख्यमंत्री के साथ। अरे और वो मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ नहीं, अखिलेश यादव जी की सरकार में सुर्खियां बनी थी। अरे भाई प्रजापति कह रही है कि उसने बलात्कार नहीं किया। बलात्कार का डिफेंस करेंगे अब बलात्कार का डिफेंस करेंगी, होती थी, बलात्कार का डिफेंस करेंगी। ये कैसे हुआ? ना जाने कौन कौन महिला सम्मान की बात कर रही है, बलात्कार का डिफेंस कर रही है। जी महिला सम्मान की बात और बलात्कार। चलिए आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके उन्होंने बिल्किस बानो की बात कही है कि सरकार की सिफारिश पे जो भी वो आरोपी थे उनकी सजा काफी कुछ माफ कर दी गई है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। ये मॉडल भी पूरे देश में लागू होगा शायद। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए जिस तरीके से ये रेपिस्ट को लेके घूमे और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सलाखों के पीछे किया, फिर भी ये कह रही है महिला ने कहा होता तो सुप्रीम कोर्ट गलत जजमेंट नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सलाखों सम्मान करेंगे आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन शिल्पी जी किसी महिला के मामले में कलमबंद एक बयान होता है कोर्ट में, और वो बयान के बाद अगर वो मुकरती है तो फिर नहीं माना जाता उसका। अरे कलम बंद बयान वो लड़की कह तो रही है मेरे ऊपर सरकार का दबाव था, क्यों नहीं बता रही हैं? क्यों ये गायत्री प्रजापति की बात कर रही है? और सम्मान करने वाले 11 बलात्कारियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब महिला सम्मान की बात ही नहीं करेंगे आप। अब महिला सम्मान, आप क्या राम बापू बलात्कारी, आप क्या कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, आप क्या चिन्मय बलात्कारी, आप क्या कितने बलात्कारी ले जाएंगे भाई? अंकिता भंडारी का बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे एकता की बात आ गई, अभी महिला सम्मान की बात हो रही थी, महिला सम्मान किनारे चला गया। ये कौन सी बातें कर रही है भाई? महिला सम्मान किनारे हो गया, अब एकता अखंडता की बात कर रही है। चलिए इस तरह के अलग अलग मुद्दे लेकर के अगर आएंगे तो बहुत सारे दोनों तरफ के उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ये इस बात से आप सहमत हैं शबनम जी
कि ठीक है, अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो आश्रमों की भी जांच करा ली जाए, जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर करा के उनके भी बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन है नहीं। इस बात से सहमत है कि नहीं आप? देखिए, आश्रमों ने कहीं भी इस बात को नहीं कहा है कि हम उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। इस बात का कहीं भी उन्होंने कहा नहीं है कि हम धार्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन मदरसों ने लगातार इस बात को कहा है कि हम फंड लेके उन्हें दीनी शिक्षा भी देते हैं और व्यवहारिक शिक्षा भी। आश्रम कौन सी शिक्षा देते हैं, मुझे ये तो बताइए। आश्रम शिल्पी जी, आश्रम में विशुद्ध संस्कृत जो पढ़ाई जाती है उसमें उत्तर मध्यमा पास करने के बाद उनको 12वीं की उनको कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। उसे बोर्ड में भी मदरसे से इस साल जितने बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं, क्या उसके बारे में आप बात करेंगे? बहुत सारे जो मॉडर्न मदरसे समाजवादी पार्टी सरकार में बने, उसमें कंप्यूटर समेत साइंस, मैथ सबकी पढ़ाई होती है और उससे बच्चे विभिन्न प्रतियोगी प्रतियोगिताओं में सेलेक्ट हुए हैं। झूठ बोलने की बात नहीं करिए, झूठ बोलने की बात नहीं करें कि आश्रम में सब कुछ होता है टेक्निकल। चलिए शिल्पी जी माफ करिएगा, निश्चित ये बहस आगे बढ़ती जाएगी, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी आपका, मिथुन जी आपका, सबनम जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका, आप हमारे अपना अमूल्य समय दिया हमारे साथ डिस्कशन में। तो सूबे में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिसमें 7,500 के करीब मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले। कहा जा रहा है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, लेकिन सवाल ये है कि इन मदरसों में बच्चों ने अब तक जो शिक्षा हासिल की है उसका क्या? लंबे समय तक बच्चों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जो पढ़ाई की है वो क्या व्यर्थ चली जाएगी? साथ ही सवाल ये भी है कि बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सही शिक्षा मिली भी है या नहीं? वहीं यूपी के बाद क्या देश के दूसरे राज्यों में भी मदरसों का सर्वे होगा? आने वाले समय में देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे इतना ही। नमस्कार।